जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आई हूँ। देखिए, आप सभी को पता है, चाहे हम बात करें पेंशन अदालतों की, चाहे स्पर्श के द्वारा जगह जगह पर जो आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे हों उसकी जानकारी, या ईसीएचएस के माध्यम से कोई ऐसी एडवाइजरी जारी होना जिसकी जानकारी जो हमारे ईसीएचएस के बेनिफिशरीज हैं, हमारे सर्विस पेंशनर और खास तौर पर हमारी फैमिली पेंशनर्स, इनको होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर ये अपडेट जो है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हमारे जो वेटरन्स हैं या हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको इन सभी एडवाइजरीज के बारे में बताऊं और आने वाले दिनों में उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका हम जरूर से ध्यान रखें। इसमें देखिए, ईसीएचएस भी एक ऐसा ही मामला, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां वेटरन्स ये कहते हैं कि आप सिर्फ आप लोग यानी यूट्यूब में जो सब वीडियो बनाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए बनाते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मैं ये जरूर से कहना चाहूंगी, देखिए, हर वीडियो व्यूज के लिए नहीं होता है। सबको अच्छा लगता है अगर उसके वीडियो में व्यू आते हैं, अच्छा खासा देखा जाता है, तो सबको अच्छा लगता है कि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा वेटरन्स तक पहुंचती है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करती हूँ कि 2 या 5 मिनट का जो वीडियो है, उसमें ऐसी जानकारी शेयर करूँ जो आप सभी लोगों के लिए कभी न कभी उपयोगी ज़रूर से रहे। तो आज के इस वीडियो में भी देखिए, एम्स रायबरेली के द्वारा हमारे जो ईसीएचएस बेनिफिशरीज हैं, इनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये जानना भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम कुछ कमेंट्स देखेंगे, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। तो यही जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके और कोई भी जरूरी जानकारी आप लोग मिस ना करें। अब अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत एम्स के उस लेटर से करते हैं। जैसे कि अभी इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि देखिए, हमारे पास ईसीएचएस का कार्ड तो होता है, लेकिन समय-समय पर ईसीएचएस के द्वारा कोई एडवाइजरी अगर जारी होती है, तो उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तभी उस कार्ड का हम उपयोग कर पाएँगे, मुसीबत आने पे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आने पे तभी हम उसका यूज़ कर पाएँगे। और मेरी भी कोशिश रहती है कि वीडियो के माध्यम से ऐसी एडवाइजरीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज देखिए, अ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली की तरफ से ये लेटर देखिए 21/5/2025 को लिखा गया है। तो एडिशनल डायरेक्टर ईसीएचएस लखनऊ को ये लेटर लिखा गया है, और इसको देखिए, इसमें अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ईसीएचएस सर्विसेज इन एम्स रायबरेली। अब एम्स रायबरेली में ईसीएचएस के जो बेनिफिशरीज हैं उनको सर्विस दिए जाने में के लिए जो है ये लेटर लिखा गया है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, ईसीएचएस कार्ड धारक हैं और जो रेफरल लेटर के साथ जाएंगे, उनको जो है एम्स रायबरेली जो है वो इलाज उनका कराने के लिए कटिबद्ध है, और यहाँ पर 14 मई 2025 से ये सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अब उम्मीद करती हूँ कि लखनऊ या उसके आसपास के जो हमारे वेटरन्स हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सर्विस पेंशनर्स, और खासतौर पर हमारी फैमिली पेंशनर्स को भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इसका जो बेनिफिट है, अगर भगवान ना करे किसी को कोई परेशानी आए तो वो उसका बेनिफिट ले पाए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ एक डिपेंडेंट ने लिखा है कि इनका जो अकाउंट है ये रीएक्टिव हो गया है और एक्टिव करवाने के लिए क्या करना चाहिए? अप्रैल महीने की जो फैमिली पेंशन है वो भी कम आई है। अब इस कमेंट में 2 सवाल है, एक-एक करके इनका उत्तर जानते हैं। इन्होंने यहाँ जो लिखा है कि इनका खाता रीएक्टिव हो गया है। अब इन्होंने यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये बैंक के अकाउंट की बात कर रहे हैं या ये स्पर्श के अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर बैंक के अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो अनएक्टिव हो गया है, तो इसमें केवाईसी से संबंधित जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये तो आपको बैंक में जाकर ही पता चलेगा। अगर इनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, तो स्पर्श में जो है अकाउंट आपका अनब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसको अनब्लॉक कैसे करना है, इसके बारे में जल्दी से मैं जानकारी दे देती हूँ।
जैसे ही आप स्पर्श को ओपन करेंगे, आपको डायलॉग बॉक्स जो है उसको ओपन करना है। इसके बाद जो है आपको अनलॉक अकाउंट पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो यूजर आईडी है उसको टाइप करके आप ओटीपी के माध्यम से आपका जो अकाउंट है उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जिन्होंने ये कमेंट किया है वो मुझे फ़ोन करिए, मैं ज़रूर से मदद करूँगी। और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि अप्रैल महीने की फैमिली पेंशन बहुत कम आई है। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली पेंशनर को एनहांस रेट से पेंशन आ रही होती है। फिर इसके बाद जो है 7 साल या उनके हस्बैंड की डेथ के हिसाब से जितने साल भी उनकी एनहांस रेट से पेंशन आनी चाहिए, वो समय पूरा होने पे पेंशन जो है वो ऑर्डिनरी रेट से हो जाती है। जो इन्होंने यहाँ लिखा है कि बहुत कम आई है। अब ये सारी चीज़ें जब पेंशन स्लिप आपकी चेक करेंगे मई महीने की, तभी हमें पता चलेगा। इसलिए अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो स्पर्श से जो है पेंशन स्लिप डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करिए, मैं चेक कर दूँगी। और अगर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी वजह के आपकी पेंशन कम आई है, तो उसको लेकर भी जो है हम कार्रवाई ज़रूर से करेंगे। मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको क्या करना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे फ़ोन करिए। चलिए, अगला कमेंट है बच्चों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर। यहाँ पर एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि बच्चों का सीए नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो मैंने इनको रिप्लाई दिया था कि अभी केएसबी की साइट बंद है तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। तो इन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि 1 साल हो गया है, ऑनलाइन आवेदन किया था और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किया था, किंतु अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ देखिए अभी तक जो जिन्होंने भी पिछले साल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम किया था, उनमें से बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड को खुद को नहीं अभी तक ये पैसा आया है। हमने भी हमारे एक लड़के के लिए जो है क्लेम किया था। उनका 9th का जो रिज़ल्ट था उसको अपलोड वगैरह करके, लेकिन उनको भी नहीं मिला है अभी तक। तो वेट करिए, जैसे फिर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा आना शुरू हो जाएगा, वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूँगी। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने आवेदन किया था, इसके बाद आपने चेक किया था कि ये अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ क्वेरीज़ आती है। अगर आप उसको समय पर फ़िल नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर दिक्कत का कारण बन सकती है। तो हो सकता है कि कोई क्वेरी आई हो और आपसे वो चूक गई हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अभी तो केएसबी की साइट बंद है, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। केएसबी की साइट जब खुल जाती है, तो यहाँ पर आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये शेयर करती रहती हूँ कि जब कोई ऐसा क्लेम करते हैं, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, डॉटर मैरिज का या कोई भी क्लेम करते हैं, तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। और वो गाइडलाइंस भी जो है हम समय-समय पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि व्हाट अबाउट आसाम राइफल्स? इन्होंने शायद नॉस्टल इंक्रीमेंट को लेकर पूछा है। तो अगर नॉस्टल इंक्रीमेंट को लेकर ही पूछा है तो बिल्कुल जो असम राइफल्स के पेंशनर्स हैं उनको भी नॉस्टल इंक्रीमेंट लागू है। 2023 से पहले आए हैं तो केस करना पड़ेगा। दो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था मई 2023 का, उसके बाद अगर आए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो उसके लिए वेट करिए। बाकी नॉशनल इंक्रीमेंट जो है वो सभी को लागू है। लेकिन 2023 से पहले जो आए हैं उनको केस करना पड़ेगा तभी मिलेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने भी देखिए नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर ही पूछा है कि ये सिर्फ़ सैनिक पेंशनर्स को ही लागू है या सभी डिपार्टमेंट को लागू है नेशनल इंक्रीमेंट? तो ये केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सभी जो पेंशनर्स हैं उनको लागू है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने कहा कि 2023 से पहले आए हैं तो केस करना पड़ेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि इन्होंने आर्मी में सेवा दी है 21/11/1970 से 14/8/1986 तक। पर ये लिख रहे हैं कि स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया है, लेकिन अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं बना है, इसके लिए कैसे कार्रवाई करें? आज देखिए ये कमेंट आया है, तो इस कमेंट के माध्यम से मैं उन सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को कहना चाहती हूँ जिनका अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं जनरेट हुआ है, नहीं बना है। आप सब लोग जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए कि मुझे स्पर्श का पीपीओ चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता हमारी पेंशन सही आ रही है, नहीं आ रही है। स्पर्श जो पेंशन हमारे खातों में क्रेडिट करती है, हम ले लेते हैं। अभी तो फिर भी अच्छा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को बेसिक के बारे में पता चल रहा है। डीएडीआर कितना जुड़ रहा है, ये पता चल रहा है। नहीं तो पुराने ज़माने में जितनी भी पेंशन जो खाते में आती थी, पेंशनर्स ले लेते थे। तो इस तरीके की परेशानी होती है। पीपीओ अपने पास रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, पीपीओ आपका जनरेट नहीं हुआ है, तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए, ताकि पीपीओ जो है वो जनरेट होके आपके पास मिल जाएगा। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं जो एमएससीपी, एसीपी से जुड़ा हुआ है। अब मैं 2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट का साल नहीं लिखा है कि वो रिटायर कब होकर आए हैं।
ये लिख रहे हैं कि देखिए ये नायक रैंक से 22 साल सर्विस कंप्लीट किया है तो क्या एसीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लागू है या नहीं? देखिए, अगर 2003 के पहले रिटायर होकर आए हैं, तो एसीपी या एमएससीपी नहीं मिलेगा। 2003 में या 2003 से 2005 के बीच रिटायर होकर आए हैं और 22 साल की सर्विस है, तो आपको हवलदार की जो है एसीपी ज़रूर से मिलेगी। और 2006 में या 2006 के बाद रिटायर होकर आए हैं, तो आपको जो है एमएससीपी मिलेगी। फिर उस हिसाब से हवलदार की एमएससीपी मिलने पे 22 साल हवलदार की जो बेसिक है, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो ये ज़रूर से होगा, लेकिन कार्रवाई करिए और आप थोड़ा अपना रिटायरमेंट का साल देख लीजिए कि आप रिटायर कब होकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि एसीबी से जुड़े हुए सारे सवालों के मैं सही तरीके से जवाब दे रही हूँ। फिर भी कोई पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एसीपी, एमएससीपी से जुड़े हुए सवाल है, तो कमेंट्स ज़रूर से करिएगा। और बहुत सारे सवाल हमारे फैमिली पेंशनर्स के भी आते हैं कि क्या मैम हम एमएससीपी के लिए या एसीपी के लिए कार्रवाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप आपके हस्बैंड के हिसाब से आप पेंशन ले रही हैं रैंक के हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, तो आपको एमएससीपी के लिए ज़रूर से या एसीपी के लिए ज़रूर से कोशिश करनी चाहिए, सीपीग्राम के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई फैमिली पेंशनर्स इसके लिए कंप्लेन करती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर से करिएगा, ताकि उसको भी हम वीडियो के माध्यम से शेयर ज़रूर से करेंगे। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।